नमस्कार प्यारे साथियों, बिलवाड़ा एकेडमी चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। आपके जो क्वेश्चंस है, जो आपके कल एग्जाम है, उसके एक एक क्वेश्चन की मैं यहाँ पे आप चर्चा करने आपके साथ आया हूँ। ठीक है, बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो बांग्लादेश में भाषा आंदोलन जो हुआ उसका मुख्य कारण क्या रहा? डीएलएड 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। भाषा आंदोलन का मुख्य कारण क्या रहा? यानी कि भाषा जो आंदोलन हुआ उसका कारण रहा कि पूर्वी पाकिस्तान ने बंगला भाषी लोगों को लगता था कि जो बंगला भाषी जो लोग थे उनको लग रहा था कि उनको भाषा के दबाया जा रहा है। जो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग हैं उसको दबा रहे हैं और उन पर क्या थोप रहे हैं, उनकी जो उर्दू भाषा है, जो पूर्वी पाकिस्तान लोग हैं उन पर उर्दू भाषा थोपी जा रही है पूर्वी पाकिस्तान द्वारा। तो उन्होंने क्या किया, तो बांग्लादेश में क्या हुआ, भाषा के लिए क्या हुआ, आंदोलन हुआ। अपनी भाषा के लिए क्या हुआ, वहाँ पर आंदोलन हुआ। क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अपन बात करें तो देश के आज़ाद होने पर भारत सरकार किस आधार पर राज्यों के गठन के लिए असहमत थी? जो देश का आज़ाद, अपना भारत देश आज़ाद हुआ और भारत सरकार बनी तो उन्होंने किस प्रकार राज्यों का गठन करना असहमति दी? तो उन्हें भाषा के आधार पर असहमति दी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन में असहमति जताई। क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ आप शेयर कर दीजिए और दूसरे चैनल में भी आप शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो हिंदी भाषा को दक्षिणी भारत पर थोप दिया जाता तो क्या परिणाम होता? जो दक्षिणी भारत है वहाँ पर हिंदी का उपयोग बहुत कम मात्रा में है, वहाँ के लोगों को हिंदी आती ही नहीं, ये अभी वहाँ की कंडीशन है। तो यदि वहाँ पर भी हिंदी भाषा को थोप दिया जाता कि आपकी मातृभाषा या आपकी जो कार्यकर की जो भाषा है ये यही रहने वाली, तो क्या होता? तो यदि थोप दिया जाता तो भारत भी क्या होता, पूर्वी पाकिस्तान और उत्तरी श्रीलंका के समान गृह युद्ध में उलझकर बिखर जाता। यानी कि जो भारत भी पूर्वी पाकिस्तान में जो गृह युद्ध हुआ, उत्तरी श्रीलंका में जो गृह युद्ध हुआ, उसके समान भारत में भी क्या होता, गृह युद्ध में उलझकर बिखर जाता। क्लियर है क्या? अगले क्वेश्चन की अपन बात करें कि जीवन शैली पर धर्म के प्रभाव से किसका जन्म होता है? तो हमारे जीवन शैली पर धर्म के प्रभाव के चलते अनेक मुहावरे, कहावतों, बिंबों, प्रतीकों और कथाओं का क्या होता है, जन्म होता है। जिस प्रकार की आपकी जीवन शैली है उसमें यदि आपका धर्म का प्रभाव पड़ेगा तो आपकी उस जिस धर्म से आप रिलेटेड हो उस पर उस धर्म की कथाओं का जन्म, उससे रिलेटेड मुहावरे, कहावतों का जन्म और बिंबों का प्रतीक, यानी कि जो सांकेतिक चीजें अपन बिंब बतावे उनका प्रतीकों का यहाँ पर क्या होगा, निर्माण होगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी की पढ़ाई किस सन से शुरू हुई? पढ़ाई किस वर्ष से शुरू हुई, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। किसकी पढ़ाई? हिंदी की पढ़ाई। तो 1923 से ये आपके शुरू हुई। क्लियर है क्या? यहाँ तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज आए हुए हैं आज तक क्वेश्चंस में, उनकी मैं आपकी ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। क्लियर है क्या? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग क्यों उठाई जा रही है? कि जो राजस्थानी भाषा इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में, जो 8वीं अनुसूची में, जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, इसमें ऑलरेडी 22 भाषाओं को जो 8वीं अनुसूची में रखा गया, उसमें राजस्थानी भाषा को रखने की मांग क्यों जा रही है? तो इसमें सांस्कृतिक अस्मिता स्वीकार कराने की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? अपनी संस्कृति की जो अस्मिता स्वीकार कराने की जो दृष्टि से ही संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई जा रही है। तो आपको इतना से याद रखना है कि सांस्कृतिक अस्मिता स्वीकार कराने की दृष्टि से, सांस्कृतिक अस्मिता स्वीकार कराने की दृष्टि से। क्लियर है? पंजाबी और हिंदी भाषा के आधार पर किन राज्यों को बनाया गया है? तो पंजाबी और हिंदी भाषा के आधार पर पंजाब और हरियाणा राज्यों को बनाया गया है। पंजाबी और हिंदी भाषा के आधार पर पंजाब और हरियाणा राज्यों को क्या किया, बनाया गया है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से मैं कंप्लीट करवाते हुए चल रहा हूँ, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को फटाफट अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। 1956 में श्रीलंका, उस समय क्या नाम था उसका, सिलोन। श्रीलंका का क्या नाम था, तत्कालीन नाम क्या था, सिलोन था। उस समय सिलोन नाम के जाना जाता था। तो किस भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो सिंहल भाषा को। कौन सी भाषा को? सिंहल भाषा को दर्जा दिया गया। कब दिया गया? तो 1956 में दिया गया। क्लियर है क्या? 1956 में श्रीलंका में सिंहल भाषा को दर्जा दिया गया। 2017 में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की बात मैं आपसे चर्चा करूँ तो ये आया हुआ क्वेश्चन है। भारतीय जनता द्वारा असहयोग आंदोलन कब और किसके विरुद्ध चलाया गया? जो असहयोग आंदोलन चलाया किसने, नेतृत्व किसने किया?
तो भी आपसे पूछे तो आपको आंसर ये रहने वाला है। कब है तो भी आपका आंसर इसमें आ जाएगा। और किसके विरुद्ध चलाया गया वो भी आपके इसमें आ जाएगा। तो नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया। भारतीय जनता द्वारा चलाया गया। असहयोग आंदोलन 1921 में कब चलाया गया? 1921 में, 1921 में किसके विरुद्ध चलाया गया? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध चलाया गया। जो अंग्रेजी सरकार थी उस ब्रिटिश शासन था उसके विरुद्ध ये चलाया गया। क्लियर है क्या? बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मजदूर वर्ग और बुर्जुआ वर्ग में अंतर बताइए। जो मजदूर वर्ग है और बुर्जुआ वर्ग है उसमें आपको अंतर यहाँ बताना है। जो लोग जीवन यापन के लिए, किसके लिए? जीवन यापन, अपने जीवन यापन करने के लिए शारीरिक श्रम पर निर्भर रहते हो, अपने जो मेहनत करते हैं उस पर निर्भर रहते हैं, तो उन्हें अपन मजदूर वर्ग या सर्वहारा वर्ग कह सकते हैं या कहा जाता है। जबकि जो लोग दूसरों के श्रम को खरीदने और अपने हक में उसका उपयोग करते हैं वो बुर्जुआ वर्ग के कहे जाते हैं। यानी कि किसी ठेकेदार को देखा होगा आपने, तो वो जो लोग दूसरों के श्रम को खरीदना है और अपने हक में उसका उपयोग करता है वो बुर्जुआ वर्ग कहलाता है। यानी एक तरीके से कि अपने काम करवाने वाला बुर्जुआ वर्ग कहलाएगा और जो काम करने वाला मेहनत वाला है वो क्या कहलाएगा? आपके मजदूर वर्ग कहलाएगा। मजदूर वर्ग भाषा का उपयोग शोषण को समझने तथा उसका मुकाबला करने के लिए कर सकता है। भाषा का उपयोग किसके लिए कर सकता है? जो उस पर शोषण हो रहा है उसको समझने के लिए, उससे लड़ने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए कर सकता है। जबकि बुर्जुआ वर्ग भाषा का उपयोग शोषण को सहज रूप से संभव बनाने के लिए करता है कि हाँ ये आपके ऊपर कोई शोषण नहीं हो रहा है, हम आपको मजदूरी दे रहे हैं। जो भी इसी बात करता है वो बुर्जुआ वर्ग के लिए यहाँ पर रहने वाला है। क्लियर है क्या? एक एक आंसर को अपन सही तरीके से पढ़ते हुए चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत आने की जरूरत नहीं है। आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपन हमको बता सकते हो। टोटल क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट आपके रहने वाला है कल के एग्जाम में। ब्रेल लिपि का उपयोग किन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है? जो ब्रेल लिपि है उसका उपयोग मुख्य रूप से दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता है। जो अंधे व्यक्ति है, जो देख नहीं पाते हैं, दृष्टिबाधित व्यक्ति है, उनके द्वारा ही उसका उपयोग किया जाता है। भाषा और लिपि में प्राचीन कौन है? 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। भाषा और लिपि में प्राचीन कौन है? तो भाषा और लिपि में प्राचीन क्या है? भाषा है। कौन है प्राचीन? भाषा प्राचीन रहने वाली है, क्योंकि लिपि का आविष्कार भाषा के क्या हुआ? बाद हुआ। क्लियर है क्या? 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो भाषा का आविष्कार पहले हुआ और लिपि का आविष्कार बाद में हुआ। क्लियर है क्या? लिपि किसे सुरक्षित रखने का साधन है? लिपि किसे सुरक्षित रख सकती है भाई साहब? भाषा को सुरक्षित रख सकती है। किसे सुरक्षित रखेगी? भाषा को सुरक्षित रखने का साधन है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन लगता है कि याद हो जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे पूछते हैं और वहां पर आंसर नहीं आता। 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? आ आदि जब वागिंद्रिय द्वारा व्यक्त कर होते हैं, वागिंद्रिय द्वारा, तब ये ध्वनियाँ कहलाती हैं। जब आ आदि जब वागिंद्रिय द्वारा व्यक्त करेंगे तो ये क्या कहलाएगी? ध्वनियाँ। और इन्हें, इनके लिखित रूप को अपन क्या कह देंगे? वर्ण कहते हैं। हमें इसे निम्नानुसार परिभाषित कर सकते हैं कि वर्ण या अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जो कान का विषय है और जिसका खंड न उसके जिसे और टुकड़ा नहीं किया जा सकता। और विषय किसका है? कान का। उसे अपन वर्ण या अक्षर या उस मूल ध्वनि को ही अपन क्या कहेंगे? वर्ण और अक्षर कहेंगे। जो किसका विषय है? कान का विषय है और जिसका खंड न हो सके, जिसे टुकड़े नहीं किया जा सकता। 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के उच्चारण समूह को, वर्णों के उच्चारण समूह को वर्ण कहते हैं। क्लियर है क्या? स्वर और व्यंजन किस कोटि की ध्वनियाँ होती है? इनके प्रयोग में परिवर्तन करने से किसमें परिवर्तन आ जाता है? तो स्वर और व्यंजन सार्थक ध्वनियाँ होती है। किस कोटि की होती है? सार्थक। निरर्थक सार्थक पूछे तो सार्थक ध्वनियाँ रहने वाली है। इनका प्रयोग में परिवर्तन करने से शब्द के अर्थ में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। इनके प्रयोग यदि अपन को क्या की जगह मैं ऐसा कुछ भी चेंज करेंगे, इनमें परिवर्तन करेंगे, तो जो शब्द का अर्थ है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। जैसे क म ल, कमल था, अब इसको मैं चेंज करूँ तो क ल म कलम हो गया। तो जब इसको चेंज किया तो इसमें परिवर्तन आया क्या? नहीं आया। स्वाभाविक रूप से यहाँ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि और वर्ण में अंतर बताना है। तो ए आ आदि क्या वागिंद्र द्वारा जब व्यक्त होते हैं तो क्या कहलाती है? ध्वनियाँ कहलाती है। जबकि ध्वनियों के लिखित रूप को अपन वर्ण कहते हैं। जब ध्वनियाँ कहलाती क्या? ए आ जब वागिंद्र द्वारा निकलेगी, मुंह से निकलेगी तो ध्वनियाँ रहेगी, लेकिन जब इसे लिख देंगे तो क्या कहलाएंगे? ये वर्ण कहलाएंगे। ध्वनि जो होती है वो बोलने और सुनने में आती है, जबकि वर्ण लिखने और पढ़ने में आते हैं। क्लियर है क्या? ध्वनि बोलने और सुनने में आती है, वर्ण किस में आता है? लिखने में और पढ़ने में आता है।
क्लियर है। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें तो भाषा की उत्पादकता किसे कहते हैं? भाषा की उत्पादकता किसे कहते हैं? 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है भाषा की उत्पादकता। तो प्रत्येक भाषा में कुछ सीमित ध्वनियों से विविध शब्द तथा उनसे असीमित वाक्य बनाए जाते हैं। प्रत्येक भाषा में कुछ सीमित ध्वनियाँ रहती है, उनसे अनेक प्रकार के शब्द अपन बना सकते हैं, अनेक प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। इसे ही भाषा की क्या कह सकते हैं? उत्पादकता कह सकते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादकता यानी उत्पादन करना। कुछ शब्द सीमित है, उनसे अलग प्रकार के अनेक प्रकार के अपन शब्द वाक्य बना रहे हैं, ये उसकी उत्पादकता कहलाएगी। शब्द पद कब जाता है? शब्द पद कब बन जाता है ना? तो अर्थ संप्रेषण की आधारभूत इकाई क्या है? शब्द है। जब अर्थ की अपन बात करें, एक दूसरे को अर्थ बताना हो तो उसकी आधारभूत इकाई क्या रहने वाली? शब्द। वर्ण से आप संप्रेषण नहीं कर सकते, लेकिन जब अर्थ की बात करें हल्के फुल्के तो संप्रेषण की आधारभूत इकाई जो आपकी रहने वाली है वो शब्द रहने वाली है। अन्य शब्दों के संयोजन से जब शब्द पूर्ण और स्वतंत्र कथन के संप्रेषण का साधन बन जाता है तो शब्द क्या बन जाता है? पूरा पद बन जाता है। क्लियर है क्या? वाक्य कब सार्थक संवाद कहलाते हैं? सार्थक संवाद कब कहलाएंगे वाक्य? 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। जब वाक्यों में आकांक्षा, सन्निधि तथा योग्यता का भाव होता है, तीनों चीजें आपको याद करनी है। आकांक्षा, सन्निधि और योग्यता का भाव होता है, वो सार्थक संवाद यहाँ पर कहलाने वाले। आकांक्षा, सन्निधि और योग्यता तीनों का भाव आएगा तब आपके क्या कहलाएगा? वो सार्थक संवाद कहलाएगा। क्लियर हो चुका होगा। भारत में भाषा को कितने भाषा परिवारों में बांटा गया है? नाम लिखिए। या अपन बात करें तो 2001 की जनगणना के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कितनी मातृभाषाएं वर्गीकृत लिपियां है? तो आपको मुताबिक बात करें तो 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 5 भाषा। 2001 में का पूछ रहा है तो उस समय जितने राज्य और जितने केंद्र शासित प्रदेश बता रखे होंगे उतने ही बताएंगे। और उस समय की बात करें तो 5 भाषा परिवारों में, कितने भाषा परिवारों में? 5 भाषा परिवारों में। कौन कौन से? भारोपीय, द्रविड़, मुंडा या आस्ट्रिक, अंडमानी, तिब्बती चीनी परिवार। स्क्रीनशॉट साथ का साथ ले सकते हो। क्लियर है? या पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। भारोपीय, द्रविड़, मुंडा या आस्ट्रिक, अंडमानी और तिब्बती चीनी परिवार की 234 मातृभाषाएं। कितनी मातृभाषाएं? 234। 100 वर्गीकृत भाषाएं और 10 लिपियां हैं। क्लियर है क्या? 10 लिपियां, 100 वर्गीकृत भाषाएं और 234 मातृभाषाएं यहाँ पर आपके 2001 की जनगणना के अनुसार रहने वाली है। 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है? बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के 71वें संशोधन हुआ था 1992 में। किन 3 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में सम्मिलित किया गया? 17 में भी आया हुआ है, 15 में भी आया हुआ है। तो 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ। उस समय 3 भाषाएं कौन कौन सी? तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में शामिल किया गया। अनुसूचित भाषाओं में किन किन भाषाओं को? कोंकणी को, मणिपुरी को और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन 1992 में शामिल किया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान मिला? तो संविधान की 8वीं जो अनुसूची थी उसमें 22 भाषाएं शामिल है। तो पूछ ले कि कितनी भाषाएं? तो 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में। 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। नाम आपको याद करना है, पूछ सकता है छोटे क्वेश्चन में कि कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं आपकी इसमें रहने वाली है। इन भाषाओं को 1 से 2 बार आप पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन में आता तो आंसर करने में आपको आसानी रहेगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी और एक और क्लास की आवश्यकता हो निबंधात्मक प्रश्नों की तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दे, तो अगली क्लास भी आपको जल्द से अवेलेबल हो जाएगी। तभी तक के लिए लेते विदा। जय हिंद, जय भारत।